दोस्तों, नेताओं की जुबान कभी कभी इतना फिसल जाती है कि पूरी राजनीति उसी के गड्ढे में गिर जाती है। और जब यह फिसलन किसी महिला की गरिमा पर हो तो मामला सिर्फ एक दोस्तों बयान का नहीं रह जाता है, यह एक पूरे राजनीतिक कल्चर का आईना बन जाता है। तमिलनाडु में इस हफ्ते ठीक यही हुआ है। एक मंच से निकली फिसलन पुलिस स्टेशन तक पहुंच गई और पुलिस स्टेशन की यह कहानी दरअसल 3 पीढ़ी पुरानी एक आदमी की कहानी है। तो दोस्तों, आइए हम आपको पूरी ये कहानी को शुरू से समझाने की कोशिश करते हैं और इस रिपोर्ट में आगे होने क्या वाला है ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन उससे पहले हम आपसे एक रिक्वेस्ट करना चाहेंगे कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो वो सब्सक्राइब वाली बटन दबाइए और वीडियो को लाइक करके हमारी आवाज़ को और मजबूत करिए, ताकि हम आपकी आवाज़ इसी तरीके से और मजबूती से उठा सकें। दरअसल दोस्तों, तमिलनाडु के पूर्व डिप्टी सीएम और डीएमके नेता उदयनिधि स्टालिन को चेन्नई पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। ये वही उदयनिधि हैं जो पूर्व मुख्यमंत्री करुणानिधि के पोते और मौजूदा विपक्ष के बड़े चेहरे एमके स्टालिन के बेटे हैं। गिरफ्तारी की वजह बनी है एक विवादित टिप्पणी जो उन्होंने अभिनेता त्रिशा को लेकर की थी। त्रिशा, जिन्हें तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और अभिनेता सी जोसेफ की करीबी दोस्त मानी जाती हैं। सुबह से ही उदयनिधि के घर के बाहर पुलिस बल जमा थी। अंदर उनकी लीगल टीम पुलिस से बातचीत में जुटी हुई थी। उनकी पत्नी करुथका खुद पुलिस को समझाती नजर आई कि उदयनिधि बस आ ही रहे हैं। आखिरकार करीब सुबह 11 बजे उन्हें हिरासत में ले लिया जाता है। और हाँ दोस्तों, जो एफआईआर में धाराएं लगाई गई है ना, मैं आपको बता दूं कि वो धाराएं जो है वह हल्की नहीं है। आपराधिक साजिश, समुदाय के बीच वैमनस्य फैलाना, दंगा भड़काने की कोशिश और किसी महिला की गरिमा को सार्वजनिक रूप से ठेस पहुंचाना। अब दोस्तों, सवाल यहाँ पर यह उठता है कि आखिरकार हुआ क्या था। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि तंजूरा में डीएमके के कावेरी जल विवाद और मेकांदो बांध परियोजना के खिलाफ एक प्रदर्शन बुलाया गया था। उदयनिधि वहां तमिलनाडु सरकार पर हमलावर थे, कर्नाटका से पानी न आने और सरकार की चुप्पी पर सवाल उठा रहे थे। यहाँ तक बात एकदम राजनीतिक थी। लेकिन दोस्तों, इसी बीच भीड़ के एक हिस्से से अभिनेत्री त्रिशा का नाम उछाला गया। उदयनिधि कुछ पल के लिए रुके, मुस्कुराए और एक ऐसी टिप्पणी कर बैठे जिसे लोग डबल मीनिंग और अपमानजनक बता रहे हैं। वो टिप्पणी दोस्तों मैं यहाँ पे दोहरा भी नहीं सकता हूँ। कुछ ही सेकंड बाद उन्होंने सफाई भी दी कि उनका इशारा कावेरी नदी के पानी की तरफ था। लेकिन तब तक दोस्तों, यह जो वीडियो था वह वीडियो वायरल हो चुका था और मामला जो है वह पुलिस तक भी पहुंच चुका था। और दोस्तों, फिर गिरफ्तारी के वक्त उदयनिधि खुद को बदले की राजनीति का शिकार बताते दिखे हैं। उन्होंने सवाल किया कि आखिर उन्होंने किसी का नाम तो नहीं लिया था, फिर यह कार्रवाई क्यों है। हालांकि राहत की बात तो यहाँ पर यह है कि मद्रास हाईकोर्ट ने पूछताछ के बाद उसी दिन उन्हें रिहा करने का निर्देश भी दे दिया था। लेकिन दोस्तों, तब तक डीएमके कार्यकर्ता सड़क पर उतर चुके थे और खुद एमके स्टालिन पार्टी दफ्तर पहुंच चुके थे। बेटे के बचाव में उतरे थे सभी लोग। एक दिलचस्प सहयोग यहाँ पर यह भी है कि विपक्ष के नेता की गिरफ्तारी तमिलनाडु में दोस्तों कोई नई बात नहीं है। इससे पहले जयललिता और खुद करुणानिधि भी विपक्ष में रहते हुए गिरफ्तार हो चुकी हैं। फर्क बस इतना है कि इस बार वजह चुनाव हार के बाद डीएमके को एक नई ऊर्जा भी दे दी गई थी, क्योंकि दोस्तों हाल के विधानसभा चुनाव में विजय की पार्टी के उभार ने डीएमके को गहरा झटका दे दिया था। और दिलचस्प बात तो दोस्तों यहाँ पर यह है कि विजय और उदयनिधि लोयोस कॉलेज में साथ पढ़े थे। दोनों फिल्म इंडस्ट्री से भी दोस्तों साथ जुड़े हुए थे और कहा जाता ये भी है कि दोनों के बीच एक पुरानी प्रतिनिधित्व भी रही है जो अब खुलकर सामने आ रही है। और दोस्तों, ये उदयनिधि का कोई पहला विवाद नहीं है। 2023 में जब वह खेल मंत्री थे, उन्होंने एक कार्यक्रम में सनातन धर्म की तुलना डेंगू और मलेरिया जैसे बीमारियों से करते हुए कहा था कि इसे मिटना चाहिए। बयान पर खूब बवाल भी हुआ था, लेकिन वे अपना बात पर अड़े रहे। इससे पहले 2021 में उन्होंने तत्कालीन मुख्यमंत्री ई पलानीस्वामी और उनकी करीबी शशिकला को लेकर भी एक अपमानजनक टिप्पणी की थी, जिस पर केस भी दर्ज हो चुका है। लेकिन असली सवाल यहाँ पर यह है कि क्या यह सिर्फ उदयनिधि की निजी आदत है या तमिलनाडु की राजनीति में महिलाओं के प्रति यह भाषण पीढ़ी दर पीढ़ी
हस्तरिक होती गई है। जवाब चौंकाने वाला है दोस्तों। दरअसल दोस्तों 2009 में जब जयललिता ने करुणानिधि सरकार को अल्पमत की सरकार कहा तो करुणानिधि ने जवाब में उन्हें जानबूझकर मिसेज जयललिता कहना शुरू कर दिया था, जबकि पूरी दुनिया जानती है कि जयललिता अविवाहित हैं। जानबूझकर फिसलन का मामला नहीं है, बल्कि सोची समझी चुभन थी। करुणानिधि ने साफ कहा कि जब तक जयललिता उनकी सरकार को अल्पमत कहेंगी, वे उन्हें मिसेज ही कहेंगी। और दोस्तों यह सिलसिला अगली पीढ़ी में भी जारी रहा। 2011 में तत्कालीन डिप्टी सीएम एम.के. स्टैलिन ने कहा कि चिंकू जयललिता खुद अविवाहित हैं, इसलिए उन्हें दूसरी महिलाओं की शादी में मदद करने में कोई दिलचस्पी नहीं है। और अब तीसरी पीढ़ी में उदयनिधि की यह ताजा टिप्पणी आ गई है। दरअसल दोस्तों यह अकेली महिला नहीं है। 2021 चुनाव में डीएमके नेता ए राजा ने एआईएडीएमके नेता पलानिस्वामी की मां को लेकर अपमानजनक बयान दिया था, जिसके बाद उन्होंने माफ़ी भी मांगी थी। इसी चुनाव में डीएमके के ही एक नेता डिंडुंगिंग लेयोनी ने कहा था कि विदेशी नस्ल की गायों का दूध पीने से महिलाएं अपना सेप खो रही हैं। यह बयान इतना विवादित हुआ कि महिला आयोग तक इसकी शिकायत भी पहुंच चुकी थी। लेकिन दोस्तों तमिलनाडु की राजनीति की सबसे इसने याद 25 मार्च 1989 की है। विधानसभा में उस दिन जयललिता, जो उस वक्त विपक्ष की नेता थीं, उनका सदन से बाहर निकलते वक्त कहा जाता है कि इसी दौरान मार्शल ने उनकी साड़ी खींचने की कोशिश की थी, जिसमें उनकी साड़ी भी फट गई थी। इस अपमान के बाद जयललिता ने प्रण लिया था कि वे विधानसभा तभी लौटेंगी जब वह मुख्यमंत्री बनकर आएंगी, और 2 साल बाद वाकई ऐसा ही हुआ था। 2 साल बाद वह मुख्यमंत्री बनकर ही विधानसभा में वापस लौटी थी। और दोस्तों दिलचस्प बात तो यहाँ पर यह है कि करुणानिधि भी खुद एक ऐसी राजनीति के शिकार रह चुके हैं जब उनकी तीसरी पत्नी राजथी अनबल के साथ रिश्ता सार्वजनिक नहीं था और उनकी बेटी कनिमोझा का जन्म हुआ था, तो विपक्ष ने विधानसभा में उनकी निजी जिंदगी पर सीधा हमला बोला था। एक विधायक ने सरेआम पूछ लिया था कि राजथी कौन है, जिसका जवाब करुणानिधि ने बड़ी सहजता से यह कहकर दिया था कि वे उनकी बेटी कनिमोझा की मां हैं। इन सारी घटनाओं को अगर एक साथ रखकर दोस्तों अगर हम लोग देखें तो एक साफ पैटर्न हमको नजर आता है। पैटर्न पहला है कि महिला नेताओं की निजी जिंदगी, शादी या चरित्र पर सवाल उठाना। दूसरा यहाँ पर यह है कि महिलाओं को सिर्फ उनके शरीर तक सीमित करने की कोशिश। तीसरी पॉइंट तो यहाँ पर यह है कि पुरुष नेताओं को नीचा दिखाने के लिए उनकी मां, बहन, पत्नी को निशाना बनाया जाता है। और चौथा पॉइंट तो यहाँ पर यह है कि अश्लीलता या शारीरिक टिप्पणी को राजनीति हास्य के नाम पर सामान्य बना दिया जाता है। सबसे बड़ा विडंबना तो यहाँ पर यह है कि यह सब उसी द्रविड़ राजनीति में हो रहा है जिसकी बुनियाद ही सामाजिक समानता पर रखी गई थी। जो नेता जातिगत भेदभाव के खिलाफ लड़ने का दावा करते हैं, वही महिलाओं के मामले में सदियों पुरानी सोच से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं।